हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टेप अप जेई। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी को हमने क्या करा है, 3 पार्ट्स के अंदर तोड़ा है। सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई रेडियो एक्टिविटी होती क्या है और होती क्यों है। दूसरे पार्ट के अंदर हम समझेंगे अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, बहुत ही अच्छे तरीके से, है ना, एकदम डीपली। और थर्ड वीडियो के अंदर हम न्यूमेरिकल सॉल्विंग वाला पार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाई रेडियो एक्टिविटी होती क्या है। तो आपने सुना होगा जो न्यूक्लियाई होते हैं भाई, 2 तरीके के न्यूक्लियाई होते हैं। एक होता है स्टेबल, एक होता है अनस्टेबल। अब भाई जो स्टेबल न्यूक्लियाई है वो तो कुछ करेगा नहीं, लेकिन जो अनस्टेबल है, हर कोई यार क्या चाहता है, लाइफ में स्टेबिलिटी चाहता है। तो जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई ये क्या होना चाहेगा, स्टेबल। तो स्टेबल होने के लिए एक बात बताइए, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्या है, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स है, ठीक है। तो क्या करता है, 2 तरीके होते हैं, या तो अल्फा डीके करेगा, अल्फा के साथ गामा भी होता है, ठीक है ना, या तो अल्फा प्लस गामा का डीके करेगा, या फिर बीटा प्लस गामा का डीके करेगा। अब भाई आप लोग पूछोगे यार अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है, बताओ, टेंशन मत लो, बस अभी आप इतना समझो कि ये क्या निकालते हैं, रेडिएशंस निकालते हैं। किसमें से, न्यूक्लियाई में से। न्यूक्लियाई में से रेडिएशन निकलते हैं और उससे क्या होता है, वो स्टेबल होने की कोशिश करता है। समझेंगे अभी, बस आप इतना समझो क्या होता है, ठीक है। आपको बताऊं, टोटल में अभी तक जो नॉन न्यूक्लियाइज है अराउंड 1500 है, अप्रोक्सीमेट 1500 न्यूक्लियाइज है, जिसके अंदर जो स्टेबल है ना सिर्फ 260 आर स्टेबल, बाकी के क्या है, अनस्टेबल है। तो क्या करते रहते हो, अल्फा डीके बीटा डीके करते रहते हैं। तो आप एक काम कीजिए, लिख लीजिए इसको, द अनस्टेबल न्यूक्लियाई gain stability by emitting alpha और बीटा and gamma particles, and this phenomena is known as रेडियो एक्टिविटी। ठीक है जी, सिंपल सी बात है। अब इसके अंदर एक लाइन और ऐड कीजिए कि भाई जो आपकी जो रेडियो एक्टिविटी होगी किसी भी अनस्टेबल न्यूक्लियाई की, या फिर अनस्टेबल न्यूक्लियाई को क्या बोलता हूं मैं, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, ठीक है। तो जो उसकी जो डिपेंड करेगा ना, वो सिर्फ करेगा कि कितने आपके नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज पड़े हुए हैं, ठीक है। The rate of reactivity will only depend on the number of nuclei, है ना। It is independent of what? It is independent of temperature, pressure and other physical quantities, other physical quantities। अब समझते भाई, तो आपके पास सपोज करो एक सैंपल है, ठीक है, ये एक सैंपल है और एक बॉक्स है मेरे पास, ठीक है। इसके अंदर क्या पड़े हुए हैं मेरे पास, एटम्स है। अब एटम से तो न्यूक्लियस भी होंगे ना, तो अभी हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियस के बारे में। तो आप समझ लो, न्यूक्लियस बोल रहा हूँ, सिर्फ अकेला न्यूक्लियस तो पढ़ा नहीं होगा, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है ना। तो सपोज करो यहाँ पे आपके न्यूक्लियस है, सपोज करो 100 न्यूक्लियस पड़े हुए हैं यहाँ पे, 100 न्यूक्लियस, ठीक है। और एक बॉक्स के अंदर आपके 1000 पड़े हुए हैं। तो भाई आप यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाओ, प्रेशर बढ़ाओ, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आपका जो फर्क पड़ेगा ना कि भाई किसके अंदर ज्यादा रेडियो एक्टिविटी होगी, तो भाई आपका जिसके अंदर ज्यादा क्या है, आपके न्यूक्लियस है, उसके अंदर क्या होगी, ज्यादा रेडियो एक्टिविटी होगी। जिसके अंदर कम है भाई उसके अंदर कम होगी। सीधा डायरेक्ट रिलेशन होता है। इवन हम इस चीज को ड्राइव भी करेंगे आगे जाके, तो आपको वहां पे और अच्छे से क्लैरिटी आएगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो जी अभी अभी हमने पढ़ा किसके बारे में, रेडियो एक्टिविटी के बारे में। तो अब पढ़ते हैं अल्फा बीटा गामा डी। एक बार रफ आइडिया लेते हैं।
कि होता क्या। वैसे तो मैं इसमें एकदम डेप्थ में क्या करने वाला हूँ, आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। तो अभी पहले देखते हैं भाई अल्फा बीटा और ये गामा डीके क्या होता है। और बीटा के अंदर भी मैंने आपको अभी क्या बताया था भाई, बीटा प्लस डीके होता है, बीटा माइनस डीके भी होता है ना। और अगर आपको सिर्फ बोले कि भाई बीटा डीके तो कौन सा वाला मानना है, ये वाला डीके मानना है। तो जी आपकी जो रेडियो एक्टिविटी की जो इन्वेंशन की गई थी वो पता किसने की थी, वो करी थी हेनरी बेक्यूल। इवन जो रेडियो एक्टिविटी की यूनिट होती है ना वो बेक्यूरल ही लेते हैं, है ना। तो इन्हीं के नाम से आएगा ये बेक्यूरल। तो इन्होंने पता क्या किया था, एक बार बता देता हूँ, ऐसे कहीं आपको पूछा नहीं जाएगा, थोड़ा इंटरेस्ट आए तब आपको इस सब्जेक्ट के अंदर, इसलिए बताता हूँ, ठीक है। स्टोरी सुनने में तो हमको मजा ही आता है ना भाई। तो आपका मैंने क्या लिया, यहाँ पे यूरेनियम लिया, ठीक है, इसके अंदर, और ये क्या आपका ब्लैक पेपर, और यहाँ पे मेरे पास सिल्वर फॉइल रखी हुई है, ठीक है, सिल्वर फॉइल, और यहाँ पे एक मेरे पास पेपर रखा हुआ था, ठीक है, व्हाइट पेपर। और मैंने इसको क्या करा, एक रूम के अंदर बंद किया जहां से बाहर से कोई रेडिएशन कुछ नहीं आ रहा है। और मैंने क्या ऑब्जर्व करा कुछ टाइम बाद, भाई इसके ऊपर ब्लैक स्पॉट्स या फिर ब्लैक लाइंस आ रही है, ब्लैकनेस आ रही है ना, ब्लैक स्पॉट्स या फिर ब्लैक लाइंस आ रही है। वो भाई किसकी वजह से आ रही है, अगर मैं यहाँ पे फॉइल वगैरह नहीं रखूं तब भी ब्लैक लाइंस आ रही है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे रख रहा हूं तब भी आ रही है। तो भाई ये क्या सीन है। तो पता है उधर से पता लगा कि भाई कोई तो चीज है जो इधर से निकल के सिल्वर फॉइल को पेनिट्रेट करके इधर पे जा रही है। अगर पेनिट्रेट कर रही है तभी तो यहाँ पे बन रहा है भाई, नहीं कर पा रही होती है अगर यहाँ से देखो रेस तो कुछ तो निकल रहा था, लेकिन भाई इसको पेनिट्रेट करके सिल्वर फॉइल को बताओ यार, है ना। तो उधर से पता लगा कि भाई अल्फा बीटा गामा ये मतलब रेज ऐसी होती है जो कि मैटर को भी क्या कर देती है, पेनिट्रेट कर देती है ना। तो यहां पे वैसे बाद में पता लगा था अल्फा पार्टिकल यहां से गया था, अल्फा रेज निकली थी, है ना। अब बात करते हैं कि भाई अल्फा डीके, जो अपना मेन मुद्दे वाली बात है कि भाई अल्फा डीके होता क्या है। तो सबसे पहले भाई हमें तो पता होना चाहिए अल्फा होता क्या है, ठीक है। तो भाई अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है हीलियम डबली आयनाइज्ड हीलियम पार्टिकल। डबली आयनाइज्ड मतलब कि अगर मेरे पास एक हीलियम पार्टिकल, अगर मैं हीलियम का डायग्राम बनाऊं तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, इसके न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तभी तो इसका मास 4 am ही होता है ना। तो अगर मैं इधर से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दूं तो आपका क्या बन जाएगा, अल्फा पार्टिकल बन जाएगा। तो आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि भाई अल्फा डीके होता है, सॉरी अल्फा क्या होता है। अब डीके की बात करते हैं। सपोज करो मेरे पास एक एटम उठाया मैंने, ठीक है, कोई भी रेडियो एक्टिव एटम उठाया जिसका एटॉमिक मास, सॉरी जिसका एटॉमिक नंबर क्या है m है, और जिसका चलो उधर ऐसे ही कर लेते हैं जो हम डिनोशंस करते हैं z और e, एटॉमिक मास a, एटॉमिक नंबर z। तो यहां पे क्या होगा, सॉरी y कुछ एक बाई एलिमेंट बन गया, क्योंकि भाई अगर उधर से अल्फा डीके हो गया तो उसका भाई न्यूक्लियस चेंज हो गया, अगर न्यूक्लियस चेंज तो एटम भी चेंज हो जाएगा भाई, है ना। और यहाँ पे क्या बचेगा आपका अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या है आपका He24, ये आपका क्या होता है अल्फा पार्टिकल। तो अगर मैं इसको बैलेंस करूं तो आपको दिखेगा भाई एटॉमिक नंबर जो है इधर से क्या निकला है 2, क्योंकि इधर से तो निकला है भाई ये, तो 2 एटॉमिक नंबर इधर चले गए प्लस 4 एटॉमिक मास इधर चला गया। इसका मतलब कि ये होगा आपका Z-2 और ये क्या होगा आपका A-4। तो ये क्या होता है रफली 80 क्या होता है आपका अल्फा डीके। सिमिलरली अगर मैं बीटा डीके की बात करूं, बीटा डीके बोल रहा हूं तो बीटा माइनस है ना, अगर कुछ ना बोलूं तो बीटा माइनस डीके मानना। तो यहां पे भी मैंने एक एटम लिया AZ, इधर से क्या हुआ इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है भाई, इलेक्ट्रॉन निकलता है, न्यूक्लियस के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। ये तो भाई कुछ अजीब ही बात है। तो जी हाँ न्यूक्लियस के अंदर से निकलता है। कैसे निकलता है, देखो स्टेबिलिटी के लिए कुछ भी करेगा, है ना। तो यहाँ पे अगर जो न्यूट्रॉन होता है ना वो ब्रेक होता है किसके अंदर, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन के अंदर। इसमें प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या होता है, ब्रेक होता है। अभी आपको पता लगेगा कि भाई कब बीटा डीके होना है, कब अल्फा डीके होगा, अभी बताऊंगा ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका x, सॉरी ये तो उल्टा लिख दिया भाई, एटॉमिक मास ऊपर होता है ना, ठीक है, एटॉमिक मास का होता है ऊपर होता है, तो क्या आ जाएगा आपका Z+1 और -1 है ना, समझो, है ना। इसके साथ साथ एक एंटी न्यूट्रॉन निकलता है, पता हो टेंशन नहीं।
अगर मैं बीटा प्लस की बात करूं, बीटा प्लस डीके क्या होगा उस टाइम पे, पॉजिट्रॉन निकलेगा। मतलब कि पॉजिट्रॉन एक ऐसी चीज होती है जिसका चार्ज वगैरह, मास वगैरह इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, लेकिन उसका चार्ज क्या होता है, जो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगा, एक्स जेड ए, और यहाँ पे आपका E+1 निकल जाएगा और Z-1, यहाँ पे आपका न्यूट्रिनो निकलेगा, वहां पे एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा। तो आपका अल्फा डीके समझ में आ गया, बीटा डीके। और गामा डीके क्या होता है, गामा डीके में आपका कोई भी चेंज नहीं आता है, ना एटॉमिक मास में ना एटॉमिक नंबर में, सिर्फ रेडिएशन निकल जाता है। वो किसके साथ निकलता है, अल्फा बीटा के साथ, है ना, वो निकलता है। अब एक स्टेबिलिटी बेल्ट के बारे में समझते हैं, जिससे हमें समझ में आएगा कि भाई अल्फा डीके कब होगा और बीटा डीके कब होगा। ठीक है, रब करते हैं। ग्राफ बना रहे हैं पहले, ठीक है, ऊपर लिख लो स्टेबिलिटी बेल्ट। अब यहां पे लिख रहा हूं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और यहां पे लिख रहा हूं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और ये एक लाइन बना दी जिसकी स्लोप है 45 या फिर 1, जिसकी स्लोप क्या है 1। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं m = 1 तो आप समझ जाओगे कि tan थीटा = 1 तो थीटा = 45। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजों से डिफाइन करा गया है इसको। पहला कि आपका जो एटॉमिक नंबर है वो आपका <20 है, <=20 है। ठीक है, तो सपोज करते हुए इधर से नंबरिंग स्टार्ट कर देते हैं, 1 2 3 अप टू डॉट 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 20। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे 20। तो आपके जो अब यहाँ पे मैं एटम्स रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाइड्रोजन और हीलियम, तो यहाँ पे रेशियो डिफाइन करा जाता है N/P, न्यूट्रॉन इज टू प्रोटॉन रेशियो। ठीक है ना, दिख रहे हैं ना आपको न्यूट्रॉन प्रोटॉन, तो इनका जो डिवीजन होगा वही तो इसकी स्लोप होगी। इसका मतलब मैं यहाँ पे ये भी बोल सकता हूँ कि ये जो लाइन है वो N/P = 1 है। समझ रहे हो, N क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, P क्या है, प्रोटॉन्स, तो N/P क्या है यहाँ पे 1 है। ठीक है, ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी बेल्ट क्या कह रहा है, जितना क्लोज होगी 1 के उतना ज्यादा क्या होगा, एटम स्टेबल होगा। तो 20 तक तो भाई मैं यहाँ पे रखने की कोशिश करता हूँ। तो जो भी एटम्स आएंगे ना, 20 एटम्स वो इसी लाइन के आसपास दिखेंगे मुझे, जो कि स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पे N/P रेशियो क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो आपका क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। आप कोई सा भी एटम उठा के देख लो भाई, मैं बोलता हूँ ऑक्सीजन उठा लो। ठीक है, अब ऑक्सीजन के अंदर क्या होता है, O8 16। तो आप देख लो कितने होते हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं 8, प्रोटॉन कितने हैं 8, इलेक्ट्रॉन कितने 8, तो N/P रेशियो कितना होगा 1। स्टेबल है, स्टेबल है ना। अगर मैं बात करूं वहीं पे इसका कोई आइसोटोप या आइसोबार ले लूं, ले लेते हैं 80। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपके जो प्रोटॉन्स आने हैं वो तो भाई आपके 80 आने हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी 8 है। जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने प्रोटॉन, जो न्यूट्रॉन्स आएंगे भाई वो चेंज हो जाएंगे। तो आगे 10, तो N/P क्या आ गया, >1 आ गया। तो कौन ज्यादा स्टेबल है भाई, दिस वन इज मोर स्टेबल। वहीं पे अगर मैं कार्बन की बात करूं C612, और एक आपने सुना होगा C614, आइसोटोप होते हैं भाई इसके, है ना। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि आपको दिख रहा है N/P रेशियो क्या है इसका 1 है, इसका क्या है मोर देन 1 है। स्टेबिलिटी रेट से क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। अच्छा, आप एक चीज और देखो, अगर मैं इसकी बात करूं, इसका N/P रेशियो क्या है, >1 है। समझना, बहुत कॉन्सेप्चुअल वाली बात है। आप समझेंगे कि अल्फा और बीटा डीके कौन से होगा, कि ये जो है आपका, अगर इसको स्टेबल होना है तो ये अल्फा डीके करेगा कि बीटा डीके करेगा। तो इसका N/P रेशियो >1 है। पता लग रहा है ना कैसे, क्योंकि इसके जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो तो है 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नहीं, जो प्रोटॉन्स है वो है 6, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है वो है 6, जो न्यूट्रॉन्स है वो है 8। तो N/P आ रहा है आपका 8/6, दैट इज >1। तो ये समवॉट यहाँ पे लाई कर रहा होगा, >1 तो समवॉट यहीं पे लाई कर रहा होगा।
तो अगर इसको मुझे अब नीचे की तरफ लाना है, अगर मुझे इसको नीचे की तरफ लाना है, अगर मैं इस पॉइंट को अगर थोड़ा लोकेट करने की कोशिश करूं, तो इसमें आप एक चीज देख रहे हो कि आपके जो नंबर ऑफ यहाँ पे न्यूट्रॉन्स है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे न्यूट्रॉन को कम होना पड़ेगा, समझ रहे हो ना? या तो न्यूट्रॉन को कम कर दो या फिर प्रोटॉन को बढ़ा दो, यही तो काम हो सकता है। अब भाई इसको मुझे क्या करना है, कम करना है, इसको मुझे कम करना है। कैसे कर सकता हूं, या तो न्यूट्रॉन को क्या कर दूं, कम कर दूं, या फिर प्रोटॉन को बढ़ा दूं, तो क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा अपने आप ही। तो अभी मैंने पढ़ा है अल्फा डीके के अंदर क्या होता है, अल्फा के अंदर आपके 2 प्रोटॉन चले जाते हैं और 2 न्यूट्रॉन चले जाते हैं, यही होता है ना अल्फा डीके के अंदर। और अगर मैं बात करूं बीटा डीके के अंदर, तो बीटा डीके के अंदर क्या होता है, आपका जो न्यूट्रॉन है वो टूटता है और उधर से क्या निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन। तो समझ लो अगर मैं यहां से एक न्यूट्रॉन को तोड़ूं तो टूटेगा इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन, तो आपके प्रोटॉन बढ़ गए, अब देख लो आप प्रोटॉन बढ़ गए प्लस एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, बीटा डीके होगा। इस वाले केस में क्या होगा, बीटा डीके होगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा, है ना? नहीं समझ में आया होगा फिर से रिपीट करना कि मुझे क्या करना है भाई, एन/पी रेशियो को कम करना है। एन/पी रेशियो को कम करना है तो मेरे पास 2 मेथड है, या तो मैं क्या कर दूं, न्यूट्रॉन को कम कर दूं, या फिर दूसरा मेथड क्या, प्रोटॉन को बढ़ा दूं। तो फिर मैंने देखा भाई अगर अल्फा डीके करता हूं तो भाई दोनों के दोनों ही क्या कर रहे हैं, कम हो रहे हैं मेरे, तो मे भी मुझे कुछ सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूं बीटा डीके की, तो बीटा डीके के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन डीके होता है, जो कि मुझे कम करना था। अगर न्यूट्रॉन डीके हुआ है तो भाई वो क्या हो गया, टूट गया है। टूट गया तो उधर से किस किस में टूटा है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर। और जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो बीटा डीके के थ्रू क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा न्यूक्लियस से, और सिर्फ आपका क्या बचेगा, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन नीचे ऐड हो जाएगा। इसका मतलब आपका एन/पी रेशियो क्या हो गया, कम हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सेकंड केस की तरफ आते हैं। अब बढ़ते हैं सेकंड केस की तरफ। सेकंड केस मतलब कि भाई आपने एटॉमिक नंबर 20 तक तो बता दें, लेकिन 20 के बाद क्या। तो अब पढ़ते हैं कि भाई आपका जो एटॉमिक नंबर है वो ग्रेटर देन क्या है, 20 है। तो उस केस में क्या होगा, आपकी जो स्टेबिलिटी बेल्ट है, अभी तक तो मेरी स्टेबिलिटी बेल्ट क्या थी, एन/पी रेशियो जब 1 है, समझ रहे हो। लेकिन अब ये थोड़ी सी स्टेबिलिटी बेल्ट शिफ्ट होगी, और जो लास्ट स्टेबल एटम है उसकी जो एटॉमिक नंबर है वो है 83, ठीक है। अब ये यहाँ पे सडन चेंज क्यों हुआ स्टेबिलिटी बेल्ट का। अब मेरे लिए स्टेबिलिटी बेल्ट ये नहीं है, अब मेरे लिए स्टेबिलिटी बेल्ट ये, मतलब कि जो एटम इसके ज्यादा क्लोज होगा, इस वाले इसके नहीं, जो इसके ज्यादा क्लोज होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। कंफ्यूज मत होना, 20 के लिए क्या है ये, 20 से ज्यादा ये क्या। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं कि भाई ये शिफ्ट की हुई, ये सडन शिफ्ट क्यों हो रहा है भाई। उसके बाद पहले आप लिख लीजिए जो लास्ट स्टेबल है, लिख लेना, लास्ट स्टेबल न्यूक्लियाई दैट इज योर 83। उसका एटॉमिक नंबर क्या था, 83। देखो आपका जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ये होते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होते हैं, तो इसके अंदर 2 फोर्सेस लग रहे होते हैं। एक आपका न्यूक्लियर फोर्स लग रहा होता है, एक आपका लग रहा होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो क्या न्यूट्रॉन के बीच में लगेगा, क्या न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में लगेगा, नहीं भाई, वो सिर्फ लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस किस के बीच में लगेगा, सिर्फ प्रोटॉन के बीच में। और वहीं पे बात मैं करूं, अगर न्यूक्लियर फोर्स की बात करूं, तो न्यूक्लियर फोर्स के अंदर वो आपका भाई न्यूट्रॉन प्रोटॉन का फोर्स भी होगा, ठीक है जी, आपका प्रोटॉन का फोर्स भी होगा, इवन आपका न्यूट्रॉन के बीच में भी फोर्स होगा, है ना। तो वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करता भाई। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की बात, फोर्स की बात करूं, प्रोटॉन के ऊपर बात करेगा। लेकिन अब ये स्टेबिलिटी बेल्ट क्यों शिफ्ट हो रही है, आप एक बात बताओ, जैसे ही आपने आपका एटॉमिक नंबर 20 से ज्यादा हुआ तो आप ये तो मान के चलो भाई आपके 20 प्रोटॉन तो होंगे। आप जैसे ऊपर जाओगे 50 प्रोटॉन, 60 प्रोटॉन, 70 प्रोटॉन, ऐसे बढ़ते जाएंगे, तो आपके जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो बढ़ते जा रहे हैं। और आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अकॉर्डिंग जो प्रोटॉन का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो होता है रिपल्सिव नेचर का होता है। अगर रिपल्सिव होगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। तो अगर मुझे इसको स्टेबल रखना है, अभी बोलो लास्ट स्टेबल 83 है, अगर मुझे को स्टेबल रखना है तो एक काउंटर फोर्स रखना पड़ेगा। कौन सा, अट्रैक्टिव फोर्स। और अट्रैक्टिव फोर्स कौन देता है मुझे,
ये भाई न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है, और वहीं पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में क्या है, रिपल्सिव है। तो यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भाई बढ़ाने पड़ेंगे नॉर्मल से, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जब मैं बढ़ाऊंगा तो उस टाइम पे आप देखो स्टेबिलिटी बेल्ट शिफ्ट होगी ना टुवर्ड्स वाई एक्सिस की तरफ। तो समझिए क्यों ये बेल्ट मेरी शिफ्ट हुई है, क्यों, क्योंकि 20 से ज्यादा जैसे ही मैं जाऊंगा तो मेरा भाई प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्शन बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेगा भाई। तो उस रिपल्शन को काउंटरैक्ट करने के लिए, ठीक है, तो मुझे क्या रखना पड़ेगा, ज्यादा न्यूट्रॉन रखने पड़ेंगे, ज्यादा न्यूट्रॉन रखने के लिए, ठीक है। और जो अब की बार यहाँ पे जो आपका n/p रेशियो किसके बीच में होना चाहिए, 1 से बड़ा और 1.6 के बीच में, समझे। तो आप एक बात समझ लीजिए, अगर इस स्टेबिलिटी बेल्ट से ऊपर गया टुवर्ड्स द न्यूट्रॉन, तो आपका मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे बीटा माइनस, या तो सिर्फ बीटा डी। अगर मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर सिर्फ बीटा डी आ जाए इसका मतलब वो बीटा माइनस की बात कर रहा है। इलेक्ट्रॉन निकलेगा भाई, कैसे निकलेगा, न्यूट्रॉन टूटेगा प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में, उधर से। अगर स्टेबिलिटी बेल्ट से ऊपर है तो स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, बीटा डी। और अगर स्टेबिलिटी बेल्ट के नीचे है तो भाई क्या करना पड़ेगा, अल्फा डी और या फिर बीटा प्लस डी। समझ में आएगा, नोट्स बनाते चलना साथ साथ में। आज के लिए इतना ही करते हैं, आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और देखते रहिए स्टेप अप जी।